मैं राकेश कुमार। आज मैं गया गाइडेंस प्रोग्राम के अंतर्गत वर्चुअल स्कूल ऑफ गया में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं पिछले कक्षा से ही मैं इतिहास पढ़ाते आ रहा हूं और 11वीं कक्षा के जो इतिहास विषय हैं, विश्व इतिहास के कुछ विषय के अंतर्गत जो अनुभाग तीसरा है आधुनिकता की ओर, जिसका यह सेकंड चैप्टर है, जिसका मूल निवासियों का विस्थापन। तो मूल निवासियों का विस्थापन अध्ययन करने के पहले जरा सा आप पिछले अध्यायों में जो आप पढ़ चुके हैं या सीख चुके हैं उस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालता हूं कि आप 8वीं अध्याय में आप देख चुके हैं कि किस तरह से स्पेन के द्वारा मध्य अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में जो अपना साम्राज्य की स्थापना की गई थी और किस तरह से वहाँ यूरोपियन लोग, जैसे आपका देखेंगे एज़टेक सभ्यता, इंका सभ्यता, माया सभ्यता, जो पहले से पूर्व से विकसित सभ्यता थी, उनको वह अपने साम्राज्य में शामिल करते हुए उनकी सभ्यता को नष्ट किया था। तो इसी आधार पर आप जब इस क्रम में आप देखते हैं तो देखा जाता है कि यूरोप के जो लोग थे, जो वहाँ पर अपना उपनिवेश स्थापित किए, अपना कॉलोनीज बनाए, तो उस दौरान वहाँ के जो मूल निवासी थे उनको विस्थापन होना पड़ा, यानी उन क्षेत्रों से दूर जाना पड़ा या फिर उन क्षेत्रों को छोड़ना पड़ा। तो वही पृष्ठभूमि के आधार पर यह जो चैप्टर लाई गई है वह है मूल निवासियों का विस्थापन। मूलतः उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया, इस अध्याय के अंतर्गत उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में और ऑस्ट्रेलिया में किस तरह से मूल निवासियों का विस्थापन हुआ, इसका अध्ययन करवाया गया है। और इससे जो सीख मिलता है उससे पता चलता है कि जो लोग पूंजी निवेश के लिए गए और उपनिवेश स्थापित किए, उद्योगों का बढ़ावा मिला, उद्योगीकरण हुआ, तो उस आधार पर जो वहाँ के मूल निवासी थे, जिनका वहाँ पे जन्म हुआ था, वहाँ पर पले बड़े थे, और उस आधार पर उन्होंने अपनी सुरक्षा न करते हुए, मतलब कहा जाए तो जो बाहरी लोग थे उनको दूर हटाने का प्रयास किया, और इसी की समझ इस चैप्टर के अंतर्गत विकसित करना है। तो चलते हैं कि आज के सत्र में हम क्या सीखेंगे इस बिंदु पर। तो इसमें आप सीख पाएंगे कि किस तरह से यूरोपीय साम्राज्यवाद की स्थिति बनी, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बारे में सीखेंगे कि मूल निवासी यूरोपियनों से मुकाबला कैसे कर पाए, पारस्परिक जो धारणाएं थी मूल निवासियों के बारे में उसके बारे में सीखेंगे। उसके बाद अपनी जमीन से जो मूल बासिंदों का बेदखली हुआ उसके बारे में समझ विकसित करेंगे। गोल्ड रश और उद्योगों में जो वृद्धि हुई किस तरह से हुई, इसके बारे में समझ विकसित करेंगे। और संवैधानिक अधिकार जो प्राप्त हुए और उसके बाद जो बदलाव की लहर हुए उसके बारे में समझ विकसित करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूरोपीय साम्राज्यवाद की स्थिति का। तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत जब देखते हैं तो यूरोप के लोग अपना कॉलोनीज यानी उपनिवेश स्थापित किए। उनका उस उपनिवेश स्थापित करने का जो मुख्य उद्देश्य क्या था कि वहाँ जो खनिज संसाधन थे या फिर वहाँ जो आर्थिक संसाधन के जो भौतिक स्वरूप थे उसका किस तरह से दोहन किया जाए और अपनी पूंजी को बढ़ाया जाए। और इसी ख्याल से उन्होंने पूंजी निवेश को स्थापित किया और उपनिवेश स्थापित करने के बाद यह वहाँ के जो नागरिकता है उसको भी प्राप्त किया और बाद में उसको वहाँ जब स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई अपने देशों से स्वतंत्र होने के लिए, फिर वहाँ उन लोगों का भी निवास स्थल बन गया। तो इस आधार पर आप देखते हैं कि इसमें किस तरह से यूरोपीय साम्राज्यवाद नीतियों के अंतर्गत उत्तरी अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में यूरोप के जो देश थे फ्रांस और इंग्लैंड, खास करके इस एरिया में इंग्लैंड और फ्रांस का उपनिवेश स्थापित हुआ था। और इस आधार पर आप समझ सकते हैं कि इन लोगों के द्वारा जो साम्राज्यवादी विस्तार की नीति थी, आकांक्षा थी, महत्वाकांक्षा थी कि हम भी वहां जाकर के अपनी साम्राज्य का विस्तार करें, तो इन्हीं नीतियों के द्वारा उन्होंने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर अपना उपनिवेश स्थापित किया था। और इसमें जो था, पहले तो गए वो पूंजी को बढ़ावा यानी कहा जाए तो उद्योग को विकसित करने के लिए वहाँ जो उत्तरी अमेरिका का जब देखेंगे आप स्थिति देखेंगे, इसको अगले बिंदु से हम समझेंगे, तो मुख्य तौर पर साम्राज्यवादी नीतियों के अंतर्गत उन्होंने अपने उपनिवेश का स्थापना किया।
और इसमें उन्होंने नामकरण जो दिया, नई दुनिया के तौर पर इन्होंने यूरोपवासियों ने इन क्षेत्रों का नामकरण किया, जिसमें आप देख सकते हैं कि अमेरिका नाम कैसे पड़ा, अमेरिगो वेस्पूची, यहाँ पर वेस्पूकी लिखा गया है लेकिन कहीं कहीं वेस्पूची का भी नाम आता है। और 1451 से 1512 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा और जब यात्रा वृत्तांत छपा तब जाकर के अमेरिगो वेस्पूची के द्वारा ही सर्वप्रथम अमेरिका का नाम लिया गया था और इस क्षेत्र का नाम अमेरिका पड़ा। उसी तरह से कनाडा से निकला हुआ शब्द है और यह क्या था, 1535 में खोजी जाक जो कार्टियर थे उनको यह शब्द मिला था और कनाडा का अर्थ होता था गांव, तो इस तरह से कनाडा से कनाडा बना। ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया जो था वह लातीनी जो ऑस्ट्राल से बना है उसका अर्थ होता है दक्षिणी, तो इस आधार पर भी देखें कि यूरोपियनों ने उनको किस तरह से नामकरण किया। न्यूजीलैंड का जो अर्थ होता है समुद्र को जी लोग कहा करते थे, जी, जैसे यहाँ देखेंगे डच भाषा में समुद्र को जी कहा जाता था, तो इस तरह से यूरोपियन लोगों ने ही न्यूजीलैंड का नामकरण किया। और इस तरह से और भी यदि देखें तो जियोग्राफिकल जो डिक्शनरी है पृष्ठ संख्या 805 से 822 में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के कई ऐसे स्थान हैं जिसमें कि 100 से ज़्यादा स्थानों की सूची इसमें दी गई है, जिसमें न्यू का, जैसे न्यू जर्सी, न्यू कहा जाए तो न्यू जर्सी, और इस तरह से न्यू करके 100 से अधिक शहरों का नाम न्यू के नाम से दिया गया है यह डिक्शनरी के अंतर्गत। अब देखें उत्तरी अमेरिका के बारे में जब समझें तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है उसमें जो रहन सहन की जो व्यवस्थाएं थी, अर्थव्यवस्थाएं थी, उसमें थोड़ा सा अंतर था। अंतर क्या था कि आप देख सकते हैं इस नक्शे के माध्यम से, तो यह जो है विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव की तरफ जब बढ़ेंगे तो ध्रुव से लेकर के विषुवत रेखा तक का जो क्षेत्र है इसको उत्तरी अमेरिका का नाम दिया गया है। और इसके पूरब में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर स्थित है और इस प्रायद्वीप को ही पूरा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप कहा गया है। इसमें मैक्सिको है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, कनाडा है, ठीक है। और इस तरह से इस एरिया में देखेंगे तो न्यूजीलैंड है। इधर आप देखेंगे तो इस तरह इसका जो नक्शा है वो नक्शे को आप सबसे प्रथम सर्वोपरि प्राथमिकता देते हुए आप समझेंगे कि पहले उत्तरी अमेरिका का जो महाद्वीप है वह अवस्थित कहाँ पे है और इस आधार पर इसको आप देख सकते हैं। तो इसमें आप जब अध्ययन करने के दौरान आप पाएंगे कि जो दक्षिणी अमेरिका का जो क्षेत्र था जहाँ पर कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्थाएं थी, यहाँ अस्थायी रूप से कृषि का उत्पादन होता था और आवश्यकता से अधिक होता था, जिसके कारण यहाँ सभ्यता का विकास हुआ। लेकिन उत्तर अमेरिकी जो क्षेत्र है उसमें जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आवश्यकता से ज़्यादा जो यहाँ पर जो निवास करते थे लोग वो अपना जो कहा जाए अर्थव्यवस्थाएं को अपना तरहीज नहीं देते थे या महत्व नहीं देते थे, तो इनके पास न उस तरह की सभ्यता का विकास हो सका और न ही वह उस तरह की सोच विकसित कर पाए। तो इस आधार पर आप देखेंगे कि यहाँ के जो रहने वाले लोग थे, जो मूल निवासी थे, उनका जो रहन सहन था वह आधारित था शिकारों पर या जंगलों के जो कंदमूल थे उसको भोजन के तौर पर लेते थे, शिकार करते थे और वह अपना जीवन बसर जंगलों में करते थे और आवश्यकता से अधिक वह अपनी चाहत को नहीं रखते थे कि जितना हो गया उतना ही में वो संतुष्ट हो लेते थे। और इस आधार पर देखा जाए तो इनका रहन सहन और दक्षिणी अमेरिका में जो विकसित हुआ सभ्यता उनके रहन सहन में अंतर मिलेंगे। आप यहाँ देखेंगे तो अधिकतर लोगों का जीवन जो बसर था, जीवन निर्वाह करने के जो तरीके थे वह केवल जंगलों पर आधारित थे और शिकारों पर मछलियों को पकड़ना और फिर जो वनों से जो वस्तुएं मिलती थी उससे वह अपना घर और आवास बनाकर रहते थे। यहाँ सभ्यता का विकास पूरी तौर पर नहीं हो सकी। अब देखें तो मूल निवासी की तरफ हम जब चलेंगे तो मूल निवासी आखिर कहा जाता है किसको? तो मूल निवासी कहने का अर्थ यहाँ पे यही बताया गया है कि जिनका जन्म
उसी देश में हुआ हो और उस क्षेत्रों में होने के कारण वहीं पे उनका पूरे जीवन का कार्यकाल रहा हो, तो वो मूल निवासी कहलाते हैं। और ऐसा तब हुआ जब इनके बारे में जब चर्चा, जो इतिहास का स्रोत है वो यूरोपियनों के द्वारा विकसित नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि वह चाहते थे क्या कि इन मूल निवासियों को देखना तक नहीं पसंद करते थे। उनके जो रहन सहन के तरीके थे उनको यह एकदम निम्न स्तर का, निकृष्ट मानते थे कि इनके अंदर जो जीवन जीने की जो शैली है इन्हें प्राप्त नहीं है, या जीने की जो शैली है उनसे ज्ञान नहीं है, और उन्हें वह पशुओं के समान समझते थे। इसलिए उनके इतिहासों की चर्चा वो कभी नहीं करते हैं। लेकिन जब आधुनिकता की ओर बढ़ा समाज और वहाँ पर जो यूरोपीय लोग थे और फिर अपने शासन से विरोध करके, जैसे आप जब अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका का इतिहास आप जब अध्ययन करेंगे तो पहले तो क्या हुआ था कि इंग्लैंड वासियों के द्वारा 13 उपनिवेश स्थापित किए गए थे, और जब देखा गया कि शासक के द्वारा जब अधिक कर लगाया जाने लगा या शोषण किया जाने लगा, तो इन 13 उपनिवेशों ने अपने को आज़ाद करने के लिए स्वतंत्रता का आंदोलन किया, स्वतंत्रता की लड़ाइयाँ लड़ी, जो 1776 ईस्वी में जाकर के सफल हुआ और एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया, जो 1881 ईस्वी में ब्रिटेन के द्वारा यह संविधान में वर्णित कर दिया गया कि वह एक स्वतंत्र देश है, स्वतंत्र राज्य है, जिसका नाम था संयुक्त राज्य अमेरिका। तो वह नेटिव लोग नहीं कहलाए, मूल निवासी वह नहीं कहलाए, क्योंकि वह यूरोप से जाकर के बसे और अपनी जो अर्थव्यवस्थाएं थी उसको सुदृढ़ करने के लिए बसे। जो उनसे पहले जो वहां पर रहते थे उनको मूल निवासी कहा गया। तो मूल निवासी के अंतर्गत यही बताया गया है कि आप मूल निवासियों की जो जीवन निर्वहन के जो तरीके थे, मूल निवासियों का जो इतिहास का स्रोत है, वो आप 1960 ईस्वी के बाद जब आधुनिकता की ओर बढ़ा जाने लगा तब उन पर ध्यान दिया गया, और तब फिर उनके अध्ययनों से पता चला कि वो लोग अपने जीवन के लिए केवल इतना ही चाहते थे कि मुझे केवल भोजन और आवास मिल जाए, उससे ज़्यादा उनकी लालसा नहीं थी, जिसके कारण इन क्षेत्रों में सभ्यता का विकास नहीं हो पाया। और दक्षिणी अमेरिका की तरफ जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि आवश्यकता से अधिक वो आर्थिक जो उपार्जन है, आर्थिक जो संसाधन है उसको बढ़ाया, और जब उनके पास अधिक पैसे और अधिक संसाधन उपलब्ध हो गए तो उन्होंने भवनों का निर्माण किया, परिवहन के क्षेत्र में सड़कों और आवागमन के जो साधन थे उसका निर्माण किया, और इस तरह से भव्य जीवन या कहा जाए तो जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास किया और एक तरह से सभ्यता का विकास हुआ। अब एक चित्र के माध्यम से आप इसको देखें कि क्या था कि वहाँ बहुत सारे छोटे छोटे कबीलों में लोग रहते थे उत्तरी अमेरिका में, मूल निवासी, और जब आपस में एक दूसरे से मिलते थे या फिर कहा जाए कि जब असंतुष्ट होते थे तो आपस में युद्ध हुआ करता था, लेकिन जब वह एक दूसरे से समझौता करते थे या मिलते थे तो इस तरह से एक बेल्ट नुमा समझौता के तौर पे दिया जाता था, जो सीपियों के द्वारा बना हुआ होता था, जिसमें रंगीन सीपियों का आपस में मिलकर इसको बनाया जाता था, और जब एक दूसरे से समझौता करते थे तो एक समझौता पत्र के तौर पर इन्हें दिया जाता था कि कबीला आपस में मिलजुल कर कैसे रहे। इसको अब देखिए यहाँ पर एक नाम दिया गया यूरोपियनों के द्वारा, तो इसके माध्यम से बताया गया है कि आप एबॉर्जिन किसको कहा गया, नेटिव पीपुल ऑफ ऑस्ट्रेलिया के में जो लोग थे उसको एबॉर्जिन कहा गया। अबॉरिजिनल कहा गया कि जो उस समय की जो व्यवस्थाएं थी, जिस तरह से आप एक महिला का चित्र यहाँ पे देख रहे हैं, तो यूरोपियन का मैंने आपको बताया कि यूरोपियन लोग नहीं चाहते थे कि मूल निवासियों का जो है इतिहास सामने उभर करके आए, क्योंकि वह सबसे एक कवि थे, उन्होंने जिक्र किया था कि जो मूल निवासी थे उनको वह पशु के समान मानते थे। वह कहते थे कि इनके पास ना जीवन शैली है, ना जीवन निर्वाह करने के जो अस्थायी तरीके मालूम है, यह पशुओं के समान है। और उसी आधार पर यह फर्स्ट नेशन पीपुल्स 1876 में जो आया था उसमें प्रयुक्त किया गया था, मूल निवासियों के लिए शब्द का प्रयोग किया गया था। इसी तरह से नेटिव अमेरिकन, जिसको रेड इंडियन आगे चल करके रेड इंडियंस भी बोला गया। रेड इंडियंस कैसे नाम पड़ा, क्योंकि जब कोलंबस अमेरिका की खोज के लिए निकला था तो उसका ख्याल था कि मैं जा रहा हूं कहाँ, इंडिया, और इंडिया
उसका नामकरण भी दिया था। वेस्ट इंडीज द्वीप जो समूह थे वहाँ पे आया था, वो अमेरिका नहीं पहुँच पाया था। तो वहाँ के जो लोग थे वह सावले वर्ण के थे, और कहा जाए तो ब्लैक सावले वर्ण, जो काला, यदि आपका जो खड़ी हिंदी है उसमें बोलते हैं तो शुद्ध हिंदी में तो सावला बोला जाता है, तो इस तरह से श्याम कलर का भी बोला जाता है। तो इस आधार पर उन्होंने देखा, क्योंकि यह विषुवत रेखा के नज़दीक था, यहाँ गर्मी अधिक पड़ती थी, तो इस आधार पर इनके रंग के आधार पर उन्होंने इंडियन को समझा था कि वो लोग काले होते हैं, सावले होते हैं। तो उस आधार पर यहाँ भी जब लोगों को देखा गया उसी आकार और उसी आकृति के लोग और उसी तरह से यहाँ जो व्यवस्थाएं देखा, तो उसको इंडियन के रूप में देखा, और यही आगे चल करके रेड इंडियंस का नाम इसी के आधार पर पड़ा। तो इस आधार पर आप देखते हैं तो इसमें आप देख पाएंगे कि रेड इंडियंस, गेहूं वर्ण के लोग जिनके निवास स्थान का कोलंबस ने गलती से इंडिया समझ लिया था, समझ गए, तो इस आधार पर रेड इंडियंस का नाम पड़ा। तो इसके माध्यम से यह बताने का यही प्रयास किया गया है कि किस तरह से यूरोपियन लोगों ने उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में लोगों को कौन से नामकरण किए, जिसमें कि नेटिव अमेरिकन, रेड इंडियंस, फिर आपका एबॉरिजिनल ऑस्ट्रेलिया में नाम दिया गया। तो इस आधार पर इन लोगों के द्वारा नामकरण किया गया मूल निवासियों का। अब देखते हैं कि इसके अंतर्गत आप समझेंगे कि क्यूबेक और अमेरिकी उपनिवेश, यह कनाडा का स्थिति है बताता है, और यह बताता है आपका अमेरिकी उपनिवेश का। तो 1497 में जॉन कैबोट ने न्यूफाउंडलैंड का पहुंचा, और उसी तरह से 1507 में अमेरिगो डे वेस्पुकी की ट्रेवल्स प्रकाशित हुई, और इसी में अमेरिका नाम शब्द सर्वप्रथम आया, और इसी से अमेरिका का नामकरण हुआ। आप इसके अंतर्गत देखेंगे तो 1607 ईस्वी में ब्रिटिश लोगों ने वर्जीनिया उपनिवेश की खोज की, और उसी तरह से 1620 में ब्रिटिश लोगों ने प्लाईमाउथ यानी मैसाचुसेट्स की खोज की, और इसी कनाडा को जब देखेंगे तो 1608 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने क्यूबेक उपनिवेश की खोज की। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यूरोपियनों के द्वारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के देशों में उपनिवेशों की खोज की, और वहां पर जो संसाधन थे उसको उसने बढ़ाया, और वहां से वो आर्थिक उपार्जन करना प्रारंभ किया। अब यहाँ पर इस बिंदु के अंतर्गत हम लोगों को समझना है पारस्परिक जो धारणाएं थी इन लोगों के बारे में, उसके बारे में कि क्या क्या मूल निवासियों के बारे में धारणाएं विकसित किए गए थे यूरोपियनों के द्वारा। तो सर्वप्रथम मैंने बताया कि जो मूल निवासी थे उनको निम्न स्तर के या पशु के समान मानते थे। ऐसा क्यों मानते थे? क्योंकि वह अपना जीवन स्तर को ऊंचा उठाना नहीं चाहते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके अंदर आत्मसंतोष की भावना थी, वो नहीं चाहते थे आवश्यकता से अधिक धन को रखना। ठीक है, तो जो उपहार दिए जाते थे किसके द्वारा? मूल निवासियों के द्वारा, उसको यूरोपियन लोग क्या करते थे? उस उपहार को लेकर के कहाँ बेच देते थे? यूरोप के बाजारों में बेचते थे। और यूरोपियन लोग क्यों आए थे यहाँ पे? क्योंकि वो उनको रेशेदार जो चमड़े थे, एक जंगली भैंसा था उसको मार करके रेशेदार चमड़ा तैयार किया जाता था, और उससे जो कंदमूल और जो भी जंगली वस्तुएं तैयार की जाती थी उसको जो आकर्षक होता था, और उसे उपहार के तौर पर दिया जाता था किसको? जो बाहरी लोग आए थे उनको। और वह क्या करता था यूरोपियन लोग? वह जाकर के अपने बाजारों में बेचता था और उससे उसको ज़्यादा मुनाफा होता था। तो यानी कहा जाए तो देखते हैं कि मूल निवासी बहुत ही कहा जाए तो बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के थे। वो नहीं चाहते थे कि किसी दूसरे जगह से लोग जो आए हैं उनको उनसे लड़ना, उनसे विरोध करना। और जैसे कि यूरोपियन लोग जब उत्तरी अमेरिका में आए थे, संयुक्त राज्य अमेरिका में, तो उनका यहाँ पे कहा जाए तो स्वागत किया गया था। उन लोगों का प्रयास यह नहीं था कि यह लोग नए आए हैं तो इस क्षेत्र से उनको हटाया जाए। तो पारस्परिक धारणाएं जो बनी यूरोपियनों लोगों के द्वारा मूल निवासियों के प्रति, वह अच्छी प्रवृत्ति का नहीं था। वो लोग, यूरोपियन लोग, केवल और केवल चाहते थे कि मैं अपना यहाँ भूमि का स्थापना करूं जिस पर कि अस्थायी तौर पर खेती की जा सके। लेकिन इन बातों को वहाँ के जो मूल निवासी थे वो नहीं समझ पाए।
आप देखेंगे कि यूरोप में जब कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जो धारणाएं बनी ईसाई धर्मों के बीच, तो उसमें देखा जाता है कि जो कैथोलिक प्राचीन जो धर्म था उससे जो नई विचारधाराएं उत्पन्न हुई, नए तरीके का एक विचारधारा पनपी जिसमें रूढ़िवादिता को खत्म किया गया, तो वहाँ लोग शोषण के शिकार हो रहे थे प्रोटेस्टेंट ग्रुप के लोगों को। तो उन्होंने चाहा कि मैं दूसरे स्थानों पर अपना ज़मीन का तलाश करूं, और ख़ासकर अधिकांशतः लोग वही लोग आए यहाँ पे और यहाँ आकर के बसने लगे। दूसरा कारण और क्या था कि यूरोप में एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें कि पिता से जो उत्तराधिकारी के तौर पर जो संपत्तियां या पूंजी मिलते थे वो बड़े पुत्र को मिलता था, छोटे पुत्र को नहीं मिलता था। तो उस स्थिति में छोटे जो पुत्र थे वो भी इस तरफ आए, व्यापारियों के साथ साथ आए और यहाँ निवेश करना अपनी पसंद बनाया। और यहाँ पर वह जो जंगली जमीन थे, जंगल के जो जमीन थे, वन के जो जमीन थे, उनको उन्होंने खेती करने के तरीके के अनुसार से लोहे का प्रयोग करके उन्होंने कृषि युक्त भूमि का निर्माण किया। तो इस आधार पर यहाँ कृषि का विस्तार हुआ, और यहाँ जब कृषि का विस्तार हुआ तो बड़े पैमाने पर गेहूं और मक्का की खेती की जाने लगी। और जैसे जैसे विस्तार होता गया, जो यहाँ के मूल निवासी थे वह दूसरे क्षेत्रों में आगे बढ़ते गए। और एक चीज़ और देखें तो यहाँ पर खनिजों की कमी नहीं थी। यूरोपियन को ऐसे भी दक्षिणी अमेरिका में जो मिले थे सोने के और चांदी के जो खदानें मिली थी, तो खानों के माध्यम से उनका भी यही चाहता था कि हो सकता है यहाँ भी सोने चांदी के खदान मिलें, खनिज मिलें। कनाडा में जैसे तेल, संयुक्त राज्य अमेरिका में खनिज के तेल मिले, उसी तरह से सोने चांदी के भी वहाँ पर खदान मिले। तो उनका जो प्रथम प्रयास रहा था कि मैं कृषि के क्षेत्र में यहाँ विकसित करूँ, लेकिन जब खोजें प्रारंभ हुई, उद्योगों का बढ़ावा होने लगा, तो यहाँ पर खादान भी मिलने प्रारंभ हो गए। तो अब यहाँ पर जो बाहरी जो लोग थे उनकी चाहत बन गई कि अब यहाँ पर अस्थायी निवास किया जाए और यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उसको अपने हाथों में ले लिया जाए। और यही कारण बना कि जब परिश्रम से अपने राज्य को स्थापित किया और 13 उपनिवेश जब बने, तो उनको ब्रिटिश शासन के द्वारा जो टैक्स लगाए गए या फिर समय समय पर अधिक टैक्स की मांग की गई, तो उनका विरोध होना प्रारंभ हुआ और ऐसी स्थिति बनी कि फिर वह एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा उन्हें देना पड़ा। इसको एक तालिका के माध्यम से डेटा को बताया गया है कि 1701 में क्यूबेक के मूल निवासियों के साथ फ्रांसीसियों का समझौता हुआ। उसी तरह से 1763 में क्यूबेक पर ब्रिटिशों का विजय हुआ। क्यूबेक एक्ट बना 1774 में। 1791 में कनाडा संवैधानिक एक्ट बना। और इसी सभी जो गतिविधियां हुई, इसकी के आधार पर जो वहाँ के यूरोपियन लोग थे वह अपने अधिकारों को अपने अधीन किया और जो मूल जो निवासी थे उनके अधिकारों को छीना। लेकिन 1700 जब इस तरह से देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका में, तो 1781 में ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी। 1776 में तो वह अपने आप को स्वतंत्र हुआ, लेकिन ब्रिटेन के द्वारा जो 1781 में इसे मान्यता दी गई। 1783 में क्या हुआ, ब्रिटिश लोगों ने संयुक्त राज्य अमेरिका को मध्य पश्चिम सौंपा। तो इस तरह से अब कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के जो रणनीति थे उसके आधार पर वहाँ पर यूरोपियन के द्वारा जो कार्यक्रम किए गए उस घटनाओं को इसमें जिक्र किया गया है। आप इसे अध्ययन करके आप डेटा जो है उसको आप याद करेंगे कि कौन से समय में कौन सी घटनाएं घटी। अब यहाँ एक मानचित्र के माध्यम से समझें कि संयुक्त राज्य अमेरिका का विस्तार जो बताया गया है इसमें, कि अभी जब वर्तमान में देखेंगे तो वहाँ 50 राज्य हैं। आप इसके प्रतीक झंडे को देखेंगे तो स्टार्स बना हुआ है, तो उसमें 50 स्टार्स बने हुए हैं, जो वह निर्देशित करता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अधीन में 50 राज्य जो स्टेट हैं, आपके देश हैं, उस वहाँ पे 50 राज्य हैं। जिस तरह से हमारे देश में 29 राज्य हैं, उसी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में 50 राज्य हैं। और इस तरह से जब देखें तो यहाँ अलास्का है। मूल निवासियों का जो आगमन हुआ था, जो बताया गया कि आप इसके जो यूरोपियन लोगों से पहले यहाँ निवास करते थे, तो यही अलास्का एशिया जो है
अलास्का क्षेत्र से यहाँ लोग आए थे और वहाँ अपना इधर इस एरिया में आपका प्रशांत महासागर है और इधर अटलांटिक महासागर है। इन क्षेत्रों में न्यू मैक्सिको क्षेत्र है, कैलिफोर्निया है, यहाँ पे सोने की खदानें हैं और इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर कृषि की जाती है। और इस आधार पर देखें तो समुद्र के जो किनारे वाले एरियाज हैं तो कहीं कहीं पे आपको मिल जाएंगे तेल खनिज मिल जाएंगे, कनाडा में और संयुक्त राज्य अमेरिका में भी। तो इस आधार पर समझ सकते हैं कि किस तरह से यूरोपियन लोगों के द्वारा मूल निवासियों को क्षति पहुंचाया गया और अपने आप को बढ़ाने के लिए वहां पर कौन कौन से कार्य किए जिसके कारण इन देशों का निर्माण हुआ। अब देखें तो अपनी जमीन से मूल बासिंदों का जो बासिंदे थे उनको बेदखल किया गया। मैं बार बार कह रहा हूं कि यूरोपियन लोगों के द्वारा जो मूल निवासी थे उनके जमीनों का भी जमीन जो थे उनसे बेदखल कर दिया गया। क्यों किया गया? क्योंकि पहले तो इनकी लालसा थी कि कृषि करें, लेकिन जब खदान वहाँ खनिज मिलने लगे, खनिज संसाधन मिलने लगे तो उन क्षेत्रों से भी उनको बेदखल कर दिया गया। पहले तो उन्हें मजदूरी के पारिश्रमिक करने के लिए मजदूर के तौर पर रखा जाता था, दास की व्यवस्था की गई थी। लेकिन क्या हुआ कि मूल निवासियों को जब क्या कहा जाए उस स्थिति में कि जब उनको भगाया गया यहाँ से तो उस दौरान इनकी बड़ी संख्या में मृत्यु हो गई या हत्या कर दी गई। तो फिर यहाँ दासों की आवश्यकता महसूस हुई तो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से, अफ्रीकी महादेश से दास बुलाए और दास को लाए। एक समय ऐसी स्थिति बन गई कि दासों की संख्या अधिक होने लगी और दासों की भी मांग बढ़ने लगी। 1865 के लगभग में दास लोगों ने विरोध किया तो उन्हें भी अधिकार देना पड़ा। आज देखते हैं, आज हाल ही में जब न्यूज़ आप सुनते होंगे तो वहाँ देखते होंगे कि ब्लैक इंडियन या फिर कहा जाए कि उनका शोषण किया जा रहा है। जैसे हाल ही में एक घटना घटी थी कि एक पुलिस के द्वारा सफ़ेद गोरे लोगों के द्वारा काले लोगों पर अत्याचार किया था, उस दौरान उनकी मृत्यु भी हो गई थी। उस तरह से वहाँ पर भयानक क्रांतियाँ भी उत्पन्न हो गई थी, जगह जगह पर दंगे प्रारंभ हो गए थे। तो आज भी स्थिति बनी हुई है और यह स्थिति पूर्व में भी था। जो दास मंगाए गए थे अफ्रीकी महादेशों से उनको सुविधाएं नहीं दी जाती थी, लेकिन जैसे जैसे उनकी संख्या बढ़ी तो उस दौरान उन्होंने विरोध किए और फिर सत्ता से उन्हें सुविधाएं मिली, जो कि आगे विषय बिंदु में आप देख पाएंगे इसके अंतर्गत। इसके माध्यम से थोड़ा मंथन और चिंतन कीजिए कि किस तरह से मूल निवासी वहाँ के लगते थे। नावों पर अपनी खाद्य सामग्री को लेकर के एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए अपनी व्यवस्था किए हुए हैं। और नेटिव अमेरिकन यहाँ भी देख लीजिए, इनकी वेशभूषा से कैसा प्रतीत होता है, लगता है कि इनका जो अभ्यास है या सभ्यता है वह आवासों के तरफ नहीं, जंगली जो जंगल में लोग रहते हैं, इनके वेशभूषा से या इनके पहनावे से आप देख सकते हैं कि इनका क्षेत्र कहाँ रहा होगा। वनों में निवास करते होंगे या जंगलों में निवास करते होंगे। इस तरह से इन्होंने अपना जीवन निर्वाह किया, बसर किया। एक चित्र है, यह जो है देखिए 1862 में पुरातत्वविदों को मिला है, पहाड़ के बीच से लेकर के व्योमिंग की एक संग्रहालय में रखा गया है इसको भी। तो यह मूल निवासी का घर हुआ करता था और इस तरह से जंगल में अपना घर बना करके मूल निवासी रहते थे। अब एक बिंदु है इसके अंतर्गत, गोल्डन रश और उद्योगों की वृद्धि। इसके अंतर्गत क्या हुआ कि जब यहाँ खनिज संसाधन मिलने प्रारंभ हो गए, गोल्डन यानी सोना, और जब सोना मिलना प्रारंभ हुआ तो उसको निकालने के लिए नई तकनीक की आवश्यकता पड़ी। तो यहाँ पर उद्योग लगने प्रारंभ हो गए। फिर जब उद्योग लगने प्रारंभ हो गए, उत्पादन बढ़ा, तो फिर आवागमन के लिए परिवहन की आवश्यकता पड़ी। फिर रेल यहाँ भी निर्मित किए गए, सड़कें बनाई गई। फिर स्टीमर का जो यूरोप कंट्री में, यूरोप के देशों में जो बड़े बड़े स्टीमर बनाए जाने लगे, बड़े बड़े नाव बनाए जाने लगे, उसका भी निर्माण यहाँ प्रारंभ हुआ। यानी कहा जाए कि जब सोने का, खनिजों का पता चला तो यहाँ भी उद्योगों का वृद्धि होना या औद्योगिक जो वृद्धियाँ हुई वह
अचानक होने लगी। तो इसके अंतर्गत, इस विषय के अंतर्गत यही समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि किस तरह से गोल्डन के खादान मिलने के बाद उद्योगों में वृद्धि हुई, जिसकी चर्चा इसके अंतर्गत की गई है। और इसमें देखा गया है कि कारखानों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। यहाँ पर एक डेटा के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि 1860 में संयुक्त राज्य अमेरिका का जो अर्थतंत्र अविकसित अवस्था में था, वो 1890 में वह दुनिया का अग्रणी औद्योगिक देश या अग्रणी औद्योगिक शक्ति बन चुका था। तो इससे आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगाइए कि जो देश 1860 तक उद्योगों के मामले में बहुत ही निम्न था और 1890 आते आते वह दुनिया का सबसे ज़्यादा औद्योगिक शक्ति वाला देश बन गया। तो कैसे बना? क्योंकि यहाँ जब उद्योग खड़ा करने के लिए कौन सी व्यवस्था मिली? सोने की खानें और तेल, जो खनिज तेल थे वो प्राप्त हुए, और उसका परिशोधन के लिए, सोने की धातु को परिशोधन के लिए अन्य उद्योगों की आवश्यकता पड़ी। और जब उद्योगों की आवश्यकता पड़ी तो यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई थी, वहाँ जो प्रयास किया गया उससे अधिक यहाँ प्रयास होने लगा, और अपने प्रयासों से 1890 आते आते यह दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक शक्ति बन बैठा। इसके माध्यम से आप समझें कि जब गोल्ड रश के दौरान किस तरह से, देखिए कैलिफोर्निया जाते लोग, कैमरा जो उस समय था उससे चित्र खींचा गया था कि कैलिफोर्निया में सोने की खानें मिली थी, सोना का खनिज मिलने के कारण वहाँ लोग जाना प्रारंभ किए गए। और उसी तरह से अप्रवासियों का जो स्वागत रंगीन होता था बाहरी लोगों का, उसके अंतर्गत इसमें दिखाया गया है। और प्रेरी में एक पशु फार्म जो कि गरीब यूरोपीय प्रवासियों का सपना हुआ करता था, इसके बारे में मैं बताता हूँ कि जो गरीब परिवार शोषण के शिकार हुए थे यूरोप में या इंग्लैंड में, फ्रांस में, स्पेन में, पुर्तगाल में, उनकी चाह थी कि मैं एक अपनी भूमि पर जाऊं जो कि मेरा एक अपना जमीन हो, मेरा एक अपना आवास हो। तो जो गरीब लोग थे वह सुख और शांति पाना चाहते थे। उनकी पहली लालसा थी कि मेरा एक अपना छोटा सा आवास हो। और देखें तो स्टेपी क्षेत्रों में, यूरोप के देशों में देखेंगे तो स्टेपी क्षेत्रों के लोग जो थे वहाँ पर घास के मैदान हैं, वहाँ पशुपालन बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है, दुग्ध उत्पादन, मांस का उत्पादन किया जाता है। उसी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रेरी स्थान है, वहाँ पर घास के मैदान हैं, वहाँ पर पशुपालन किए जाते हैं। और पशुपालन करने का मतलब क्या अर्थ निकलता है कि वहाँ से दुग्ध का उत्पादन होगा, मांस का उत्पादन होगा। तो इस आधार पर यह जो गरीब यूरोपियन परिवार थे उनकी पहली पसंद थी कि मेरा एक अपना आवास हो, ताकि मैं अपने आवास के अंतर्गत रहूं और सुख और शांति मुझे मिले। और यही चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है कि जो स्टेपी के लोग थे, यूरोपियन लोग जो संयुक्त राज्य अमेरिका पहुंचे, उन्होंने प्रेरी क्षेत्रों में भी उसी तरह का अपना एक आवास बनाना पसंद करते थे। ठीक है, तो इसके माध्यम से आप लोगों ने इससे समझा। अब देखें कि संवैधानिक अधिकार प्राप्त होना प्रारंभ हुए। संवैधानिक अधिकार प्राप्त कैसे हुए? क्योंकि जब इनकी संख्या बढ़ने लगी तो सरकार का विरोध होने लगा, और विरोध होने के कारण इन्हें अब महसूस होने लगा कि इनकी संख्या बढ़ रही है, या फिर जब यह बुद्धिजीवी वर्ग को यह अंतरात्मा से जागृत हुआ कि मैं इनके ही भूमि का उपयोग कर रहा हूँ, तो इनको लगा 1860 यानी 19वीं शताब्दी में लगा कि इनका भी कुछ अधिकार मिलना चाहिए, और इसी के तहत उन्हें संवैधानिक अधिकार दिए गए। और फिर बदलाव के लहर उत्पन्न हुए। संवैधानिक जब बदलाव किए गए या अधिकार दिए गए तब बदलाव के लहर उत्पन्न हुए। बदलाव के वर्ष में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखें 1934 ईस्वी में एक युगांतरकारी कानून का जन्म हुआ जिसको इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कहा गया, जिसमें मूल निवासियों को रिजर्वेशन दिया गया, जिसमें क्या किया गया कि जमीन खरीदने और ऋण लेने का अधिकार हासिल हुआ मूल निवासी के लिए। जब संवैधानिक अधिकार उन्हें प्राप्त हुए तो इनमें बदलाव आना शुरू हो गया। उसी तरह से 1950 और 60 के दशक में
संयुक्त राज्य और कनाडा की सरकारों ने मूल बासिंदों के लिए क्या किए, विशेष प्रावधान को खत्म करने पर उस उम्मीद से विचार किया कि मुख्य धारा में शामिल होंगे ये लोग। जो पहले से विचारधाराएं उत्पन्न हो रही थी तो यह खत्म किया गया, किस लिए कि यह मूल धारा में शामिल होंगे। और इसी आधार पर 1950 और 60 के दशक में कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा प्रयास किए गए। उसी तरह से 1954 में अनेक मूल निवासियों ने अपने द्वारा तैयार किए गए डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स में इस शर्त के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता स्वीकार की। देख रहे हैं, तो अधिकार जब मिले तो इनके अंदर भी यह लालसा उत्पन्न होने लगी कि मैं संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिकता को अपनाऊं और इसमें शामिल होऊं। उसी तरह से 1982 में एक संवैधानिक धारा के तहत मूल निवासियों के मौजूदा आदिवासी अधिकारों और समझौतों पर आधारित अधिकारों को स्वीकृति मिलने लगा। तो इस आधार पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से संवैधानिक जो अधिकार मिले उसके बाद जो बदलाव के लहर हुए उनके आधार पर मूल निवासियों के अधिकारों को भी सुरक्षित और संरक्षित किया जाने लगा। इसके अंतर्गत एक टेबल है, तो इसमें आप देखेंगे कि ब्रिटिश राज के अधीन जो भारतीय लोग थे मनमाने ढंग से इन पर कर जो लगाते थे उनका बराबर नहीं माना गया। और इस तरह से इसके माध्यम से अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी थे, अमेरिका में अफ्रीकी मूल के दास जो थे, इनको भी उनके अंतर्गत अधिकार दिए गए। अब हम लोग चलते हैं इसी में, अभी तक मैंने आपसे बात किया संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में, लेकिन अब हम लोग बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो जैसे अमेरिका के जो मूल निवासी थे वह यूरोपियन के पहले 10,000 पहले वहां बसे, उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में भी व्यवस्था बनी हुई थी कि यूरोपियन के जाने के पहले से ही वहां पर कुछ लोगों का निवास स्थान था और वहां पर इंग्लैंड का कॉलोनीज बसा, इंग्लैंड देश वहां पर अपना उपनिवेश स्थापित किया। तो इस दौरान इस क्रम में देखेंगे कि 1606 में डच यात्रियों ने ऑस्ट्रेलिया को देखा था। फिर 1642 में तस्मान इस टापू पर पहुंचा था और इस टापू का तस्मानिया नाम रखा गया था। और 1770 में जेम्स कुक जो थे वहां पहुंचे, जिसने कि इस क्षेत्र का नाम रखा न्यू साउथ वेल्स। और 1788 में ब्रिटेन के दंडितों की बस्ती बनाई गई जो सिडनी के नाम से जाना गया। ऐसा देखिए, जब इस जो महाद्वीप को देखेंगे कि चारों तरफ से समुद्र है, तो यहाँ दंड के रूप में भी भेजा जाता था। यदि किसी व्यक्ति को ब्रिटेन में दंड दिया जाता था तो ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाता था। तो यही यहाँ चर्चा की गई है कि 1788 में दंडित की एक बस्ती बनाई गई थी। उन्हें एक कहा जाए तो दंड के तौर पर उन्हें भेजा जाता था कि जाओ तुम वहाँ उस द्वीप के अंतर्गत रहो, और वहाँ उनसे काम करवाया जाता था। तो इस आधार पर देखें कि एक घटना आई है कि जेम्स कुक की हत्या कर दी गई मूल निवासियों के द्वारा। तो वहाँ पर मूल निवासियों को बहुत कहें तो उनकी भी जब हत्या के प्रतिशोध में जो वहाँ के लोग थे, एक युद्ध का माहौल बन गया, तो उस स्थिति में बहुत सारे मूल निवासियों की हत्या कर दी गई। और इस तरह से ऑस्ट्रेलिया का जब देखें मानचित्र के माध्यम आप समझेंगे तो देखिए हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है, दक्षिणी महासागर है ना। तो यह चारों तरफ सागरों से घिरा हुआ है। और इस क्षेत्र को न्यूजीलैंड है, तस्मानिया है, ठीक है। और यह जो क्षेत्र था ऑस्ट्रेलिया का जो क्षेत्र है, मूल निवासियों का जब अध्ययन करते हैं तो पाते हैं क्या कि इसके जो समुद्री का जो किनारा है उन क्षेत्रों में कृषि उपजाए जाते थे, कृषि का काम किया जाता था। लेकिन जो बीच वाले जो क्षेत्र हैं वो मरुस्थल थे, और यहाँ पर मरुस्थल होने के कारण यहाँ कृषि को नहीं अपनाया गया। और इन क्षेत्रों में जब बाद में जब औद्योगिकरण हुआ तो उनके माध्यम से खनिजों की खोज की गई, और यहाँ भी गोल्डन रश जो कहा गया
कि उद्योगों की जो वृद्धि हुई, यहाँ पर सोने की खदानें मिली और सोना का उत्पादन यहाँ भी प्रारंभ हुआ। और इस कमोबेश उत्तरी अमेरिका का जो स्थिति था मूल निवासियों का, वही स्थिति ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिला, जो कि आपको इसके माध्यम से आप समझें, डेट के बाद आपको पता चल जाएगा कि 1850 ऑस्ट्रेलियाई बस्तियों का स्वशासन का अधिकार मिला, जब उन्हें संवैधानिक अधिकार दिए जाने लगे। 1851 में चीनी कुलियों का प्रवास, 1855 में कानून बना, इस पर रोक लगाया गया। 1851 से 61 गोल्डन रश की जो स्थिति बनी वह रही। 1901 में 6 राज्यों को लेकर ऑस्ट्रेलियाई संघ का निर्माण हुआ। इसके अंतर्गत आप जो देख रहे हैं डाटा का, उसमें 1911 में कैनबरा राजधानी बनाई गई और 1948 से 75 के बीच में 20 लाख यूरोपीय लोग ऑस्ट्रेलिया में आकर बस गए। तो इसके माध्यम से जब भी मैं आपको डाटा का एनालिसिस का एक तालिका देता हूं, तो उसको आप थोड़ा सा देखें और अध्ययन करें और चिंतन करके आप समय के अनुसार जो घटना घट रही है उसके बारे में थोड़ा सा मंथन करें, तो आपको स्पष्ट सभी जानकारियों का पता चल जाएगा। सभी जो स्रोत दिए गए हैं पुस्तकों में या इसके आपके जो सिलेबस दिए गए हैं उसके अंतर्गत आप समझ पाएंगे कि किस तरह से जिस मूल निवासियों का वहाँ से विस्थापन किया गया या मूल निवासियों को वहाँ से खदेड़ा गया, सीधे सीधे अब देखा जाए तो। और खदेड़ने के बाद भी वैसी स्थिति नहीं रही कि वो अपना जीवन बसर करें, तो उस स्थिति में उन्होंने जब संख्या कमज़ोर हो रहे थे तो अपना वह रास्ता ले लिया और छोटे संकीर्ण जगहों पर जाकर के बसने लगे। लेकिन जब यहाँ की स्थिति अच्छी हो गई, जब यहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना हुई, तो इनके दिलो दिमाग में भी यह आने लगा कि जिसके भूमि पर हम रह रहे हैं उन्हें भी कुछ अधिकार मिलने चाहिए। उनमें यह जागृति आई, तब फिर इन्होंने उनके अधिकारों को तरफ देखा और उन्हें संवैधानिक अधिकार दिए गए और बदलाव लाए गए और उन्हें भी एक अच्छा माहौल दिया गया, और जिसको कि आप समय समय पर दिए गए जो तालिका है उसको आप देखकर समझ सकते हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत जो भी प्रश्न और उत्तर हैं आज के सेशन में दिया गया है, आप उसे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके अध्ययन कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। नोट्स और प्रश्न और उत्तर इस सत्र के दौरान आपको दे दिया गया है, आप उसे देखेंगे तब भाली भांति से आप समझ जाएंगे कि मूल निवासियों का विस्थापन कैसे हुआ और किनके द्वारा किया गया। समझ गए? तो आप भली भांति मैं अपेक्षा रखता हूं कि आप समझ गए होंगे कि किस तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में मूल निवासियों का विस्थापन हुआ और यूरोपियनों के द्वारा वहां पर उपनिवेश या कॉलोनीज जो स्थापित किए गए वह किस पर्पस से किए गए थे और किस आधार पर मूल निवासियों को विस्थापित किया गया, और बाद में संवैधानिक अधिकार दिए गए, बदलाव की लहर उत्पन्न हुए ताकि उन लोगों को भी कुछ सुख सुविधाएं मिलने लगी। तो इस अध्याय के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से मूल निवासियों का विस्थापन हुआ। तो बच्चों, मैं आज के सत्र में यही कहना चाहता हूँ, मेरी शुभकामना है कि आप पढ़ें, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें। किसी भी बात को जब पढ़ें तो उस पर चिंतन और मनन करते हुए आगे अपनी समझ विकसित करें। मेरी शुभकामना है कि आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आगे पढ़ते रहें। धन्यवाद।